हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में बहुत कुछ हो रहा है और साथ-साथ आरएसएस की तस्वीर भी बहुत बड़ी बनाई जाती है, दिखाई जाती है। ये बताया जाता है कि आरएसएस बीजेपी को चलाने वाली संस्था है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है और नागपुर कहा जाता है कि जो अब सरकार है उसके जो पॉलिसीज हैं, उसके मेजर प्लान्स हैं, वो वहां तैयार किए जाते हैं। लेकिन नागपुर में आरएसएस को एक अजीब मुश्किल का सामना है। मुश्किल मैं इसलिए कह रहा हूं कि लीगल कुछ इश्यूज हैं जो आरएसएस के खिलाफ खड़े किए जा रहे हैं और ये काम कर रहे हैं वहां के सामाजिक कार्यकर्ता मोहनिश जबलपुरी, जो आरएसएस हेडक्वार्टर के 200 गज की दूरी पर रहते हैं और पुलिस स्टेशन भी एक ही है। मोहनिश जबलपुरी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में, आपने समय दिया। आप ये बताइए कि ये आरएसएस का जो ट्वीट था, जिसमें जो 23 मई को ट्वीट था, उसमें बताया गया था कि बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने राशन किट बांटे हैं, फूड पैकेट्स बांटे हैं। उस पर आपने कोई सवाल उठाया है, वो क्या है आखिर? आप क्या आरएसएस ने जो कुछ दावा किया है, क्लेम किया है, क्या उसे आप ठीक नहीं समझते? क्या वो जिस काम को करने की बात कह रहे हैं, क्या वो ठीक नहीं है? आखिर आपको क्या ऐतराज है आरएसएस के इस दावे में? सबसे पहले तो सर मैं आरएसएस को सिर्फ आरएसएस नहीं, असंवैधानिक आरएसएस कहना ठीक समझूंगा, क्योंकि ये जो एक नियमानुसार सबको अपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है सामाजिक संस्थाओं को, ताकि वो समाज कार्य करे। समाज कार्य करने के बाद में जो उनके पास में फंडिंग होता है, वो फंडिंग का वो ऑडिट भी करे। तो इसलिए वो होती है संवैधानिक संस्था। जो बहुत सारी संवैधानिक संस्था अपने यहाँ पे जो लोगों से फंड लेती है, फंड का ऑडिट देती है, और वो फंड उन्होंने कहाँ खर्चा किया, जैसे सीएसआर फंड है या अदर कोई भी फंड है, या कोई अपने मन से देता है कि कोई संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए वो संवैधानिक संस्था हो गई। आरएसएस को मैं और पूरी दुनिया असंवैधानिक आरएसएस बोलेगी, क्योंकि इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, तो ये असंवैधानिक जो संस्था है आरएसएस, इसके लिए मैंने आरटीआई भी डाला था नागपुर के धर्मदाय आयुक्त ऑफिस में। वहां से पता चला था कि ये रजिस्टर्ड नहीं है नागपुर में। इनका बेस है, हेड बेस है, हेडक्वार्टर है, वहां पे ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो अभी का जो प्रॉब्लम है, अभी का जो इशू है, वो ऐसा है कि इनका एक आरएसएस नाम से इनका ट्विटर अकाउंट है, जिसमें लगभग लगभग इनके पास में 2 मिलियन इनके फॉलोअर है। ये खैर ये किसी को फॉलो नहीं करते। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उसमें 23 मई के दिन इन्होंने एक इशू कराया है कि इन्होंने क्या क्या चीजें लोगों को दी है कोविड-19 के, ये कोरोना के आपातकाल के समय, कोरोना के समय पे जो लोगों ने हेल्प की है, हम तो उनका शुक्रिया अदा करते ही है। पर मैं आपको बताता हूँ ये असंवैधानिक संस्था आरएसएस ने क्या किया है। इन्होंने बताया कि इन्होंने रेशन किट का जो डोनेशन किया है फैमिलीज को, वो 1,10,55,450 किया है। अगर हम एक रेशन किट की अगर हम कीमत लगाए तो लगभग लगभग हम 500 रुपए तो लगा सकते हैं कि एक तेल का पैकेट ले लिया, 10 किलो चावल ले लिया, गेहूं ले लिया। खैर उससे ज्यादा होता है, पर हम हल्दी मिर्च के पैकेट हो गए, हम 500 रुपए पकड़ते हैं। तो 1,10,55,450 लोगों का, देखिए इन्होंने बराबर 1, 2, 3, 10 का आंकड़ा 5 ऐसा भी काउंट किया है। तो वो हम लगभग लगभग बोल सकते हैं कि वो 500 करोड़ का है। ये एक चीज। इन्होंने मील पैकेट्स यानी इन्होंने खाने के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए। इनका ऐसा कहना है कि 7,11,46,500 लोगों को किए। तो एक पैकेट 50 रुपए का तो आएगा। तो आप वो भी सोच लीजिए कितना होता है। इन्होंने ऐसे सारी चीजों का इन्होंने ये बताया है कि जो खर्चे बताए, अगर हम उसका कैलकुलेशन निकाले तो लगभग 1000 करोड़ के ऊपर जाता है। तो ये 1000 करोड़ कहां से आया, इसकी भी एक अपने यहाँ पे मालूमात होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने जो चैरिटी कमिश्नर ऑफिस है उनको मैंने कंप्लेंट की है कि इनका ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो इनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। बैंक अकाउंट न रहने के बाद में इनके पास में ये 1000 करोड़ रुपए, जब लॉकडाउन था 23 मई को लॉकडाउन था, हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, ऐसे समय इनको 1000 करोड़ रुपए किसने प्रोवाइड किया? इनको आया कहां से? हवाला से आया, क्योंकि इनका बैंक अकाउंट नहीं है, तो जाहिर सी बात है इनका बैंक ट्रांजेक्शन तो हुआ नहीं है। तो इनको पैसा आया कहां से? हवाले से आया, किसी ने कैश लाके दिया, वो भी लॉकडाउन के समय पे।
इसको हमको गौर करना पड़ेगा। जब हम लोग बाहर नहीं निकल रहे थे घर से, इनको 1000 करोड़ के ऊपर इनके पास में पैसा आया, तो ये पैसा कहाँ से आया, ये चीजें करना। इन्होंने इसमें अपने वॉलंटियर्स का भी जिक्र किया हुआ है कि इनके पास में कार्यकर्ता उस समय पे काम करने वाले जिन्होंने किए 4,79,900 150 थे। तो इनके पास में जो कार्यकर्ता होता है, मैं आपको एक चीज इनके कार्यकर्ता के ऊपर बोलूंगा, यानी समाज कार्य करने के वक्त इनके कार्यकर्ता ये काउंटेबल बता देते हैं, और जब इनको क्राइम करना होता है तो नाथूराम गोडसे बता देते हैं। इससे तो हमारा कोई संबंध ही नहीं था। तब इनका जो कार्यकर्ता अगर कोई क्राइम करता है तो नाथूराम गोडसे होता है। ये रियलिटी है, ये आरएसएस की बहुत गंदी रियलिटी है कि जब इनको क्राइम करना होता है ना, तो इनका कार्यकर्ता नहीं था। और ये सोशल एक्टिविटी में काउंट करके बता रहे कि 4,49,000 सो इतने लोग हमारे यहाँ पे काम करेगा। इनके मैं कार्यकर्ताओं के ऊपर भी आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मैंने कोतवाली पुलिस स्टेशन नागपुर, क्योंकि उनका भी पुलिस स्टेशन सेम है आरएसएस हेडक्वार्टर का, और मेरा भी पुलिस स्टेशन वही है। मैंने वहां पे आरटीए डाला। आरटीए में मैंने पूछा कि आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो लोगों को, जैसा कि कॉलेज के विद्यार्थियों को आप आइडेंटिफाई करते हो उनके कॉलेज आई कार्ड से, उसके एडमिशन की प्रत से। आप पुलिस वालों को भी आइडेंटिफाई करते हैं उनके आइडेंटिटी कार्ड से। आप कोई भी प्रकार के पॉलिटिकल कार्यकर्ता को या पदाधिकारी को आप उनके नियुक्ति पत्र से या फोटो आईडी से आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फलाना व्यक्ति सो एंड सो पार्टी का है। तो आप आरएसएस के व्यक्ति को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां से रिप्लाई आया कि ऐसा कोई भी हमारे अभिलेख पे, यानी हमारे पास में इसका कोई उत्तर नहीं। ये कौन बोल रहा है? आरएसएस हेडक्वार्टर का पुलिस स्टेशन बोल रहा है, कोतवाली पुलिस स्टेशन, सीपी ऑफिस नागपुर बोल रहा है। ये मेरे पास में आंसर है, और ये खुलेआम रूप से बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे 4,79,900 150 लोगों ने हमारे यहाँ पे काम किया। यानी इसका मतलब क्या हो गया? आप जब सोशल एक्टिविटी लोगों को जो दिखाने के लिए जो सोशल एक्टिविटी करते हो, ये आपने क्या किया, तब आपने अपने कार्यकर्ता अनाउंस किए, और जब कोई क्राइम करता है तो आप उसको नाथूराम गोडसे बना देते कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। संबंध आपका होता है, संबंध आपका होता है, पर आपको दिखाना नहीं होता है। जी जी। तो क्या आरएसएस के नाम का कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है? कोई उसकी भी मालूमात आपने की है कहीं बैंक से, कहीं आसपास जो बैंक हैं? बिल्कुल सर, नियमानुसार ऐसा होता है। जो संवैधानिक जो संस्थाएं होती है, चैरिटेबल ट्रस्ट से जो रजिस्टर्ड होती है, वो संवैधानिक संस्थाओं को एक प्रोसीडिंग होता है। वो प्रोसीडिंग के तहत वो लोग अधिकार देते हैं कि अध्यक्ष को पैसा निकालने का अधिकार है, उपाध्यक्ष को 2 साइन का 3 साइन का एक राइट्स देते हैं, है ना। हमने चेक पे देखे होंगे, जो संवैधानिक संस्था होता है होता है दो लोगों की साइन का वगैरह। जब इनके पास कोई संस्था ही रजिस्टर्ड नहीं है, तो इनका बैंक अकाउंट होना ही पॉसिबल नहीं है। पैसा निकालेगा कौन? बैंक अकाउंट ही नहीं रहेगा तो, और डालेगा कौन? तो ये जो 1,000 करोड़ रुपए आया, वो भी उस समय पे जब लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सोचने वाली बात है कि वो पैसा कहां से आया। जी जी। अच्छा, आपने ऑडिट की बात कही। जाहिर है जब अकाउंट ही नहीं है तो ऑडिट कहाँ, और ऑडिट नहीं है तो लोगों को बताएंगे कहां से, और कहां से आया और कहां चला गया। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, या इनके पास वाकई पैसा आया और उन्होंने गलत रास्ते से पैसा आया और गलत ही तरीके से खर्च भी हो गया? आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये झूठ कौन सा वाला हिस्सा है? क्या ये इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ दावा किया, या कहीं से अलग अलग उनके चाहने वालों ने अपने अपनी जेब से पैसा खर्च किया और इनके पास लिखवा दिया कि साहब हमने इतना खर्च किया, आप आरएसएस के अकाउंट में लिख लो? क्या है, आप क्या समझते हैं? नहीं, मैं भी यही जानना चाहता हूँ। क्राइम तो हुआ है, मैं 100% कह सकता हूँ। मैं कानूनन लड़ाई ये एक पहली नहीं है मेरी उनके खिलाफ, और भी अच्छा चल रही अच्छा है। अच्छा अच्छा, दोनों दोनों हालत में क्राइम है। अगर झूठ बोला है तो भी क्राइम है, अगर ये किया है तो भी क्राइम है। आप ये कहना चाहते वो भी क्राइम है, क्योंकि ऐसा है कि आपको कैश लिमिट नहीं होती है। अगर मैं असंवैधानिक संस्था हूँ और मेरे पास में कैश लिमिट कैसी होती है कि मैंने 4-5 लोगों का एक गठन किया हुआ है, और मैं सोच रहा हूँ कि कोविड के समय पे मैं किसी की हेल्प कर देता हूँ, तो मेरी एक लिमिटेशन से पैसा खर्च करने की। हैं? अगर मैं हजारों करोड़ रुपए लाऊंगा, तो वो कहीं ना कहीं तो वो गैर कानूनी होगा ही होगा। मुझे तो हिसाब देना पड़ेगा ना कि मैंने इतने 1,000 करोड़ लाए कहाँ से। अगर कोई अपने जेब से भी पैसा दे रहा है, तो इतना 1,000 करोड़ के ऊपर का पैसा इनके पास में। अच्छा, आप अच्छा सुनिए, अब मैं इसे दूसरे तरह से समझना चाहता हूँ। अडानी और अंबानी का नाम अक्सर लिया जाता है कि इनको सरकार फेवर करती है, और जो उद्योगपति होता है वो फेवर के अगेंस्ट कुछ ना कुछ देता है पॉलिटिकल पार्टी को, या जो भी उसको उसको फैसिलिटेट करते हैं। क्या आप ये समझते हैं इस तरह के उद्योगपतियों ने कोई काला ही पैसा, अनअकाउंटेड पैसा इन लोगों को दे दिया और वो खर्च कर रहे हैं? या रफाल में जो बहुत बड़ी
बड़ा घोटाला जिसको हुआ, जिसे रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ने उसको साफ कह दिया कि नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। किस तरह का पैसा हो सकता है ये? अगर अगर आया है तो किस तरह का पैसा हो सकता है? आपको ये क्या तो लगता है? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा। खैर, हम बोलने के लिए ये भी बोल सकते हैं कि पीएम केयर फंड का भी यहाँ पे इनको पैसा आया होगा, कि जो पीएम केयर फंड मैं में मैं लोग जो मैं यही सवाल करने वाला था कि पीएम केयर जब बना तो साथ साथ ये भी बता दिया कि इसका कोई सवाल नहीं करेगा, इसको बिल्कुल कोई ऑडिट नहीं करेगा। तो अजीब एक और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि साहब ये पैसा दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो एक जब कोई मुल्क को चलाने वाला होता है प्रधानमंत्री जैसे बड़ी पोजीशन पे, उसका तो एक एक पैसे का हिसाब सीधा सीधा क्लियर होना चाहिए। ये पीएम केयर में भी ऑडिट नहीं है, और आरएसएस के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, और आपके हिसाब से एक ही ऐलान जो उन्होंने किया है, दावा किया है, उसमें 1000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा है। तो आखिर क्या है? फिर आप देश से क्या कहना चाहेंगे ऐसे वक्त में? और जो सिस्टम है आपकी, जो का जो पुलिस स्टेशन है, महाराष्ट्र पुलिस, उसका क्या रोल है? आखिर उसे क्या करना चाहिए? हमको सर सबसे पहले आरएसएस को उसकी एक, हम कहेंगे, मैं एक सादी लैंग्वेज में बोलूं तो उसको हमने उसकी औकात दिखाना चाहिए, कि उसको हम ये दिखाना चाहिए कि आरएसएस के ऊपर संविधान है। आरएसएस भले ही मनुस्मृति पे चलता होगा, लेकिन आरएसएस को संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। उसको सारा चीजें, अगर वो भारत में चला रहे हैं तो उनको सारा हिसाब देना पड़ेगा। जैसे आतंकवादी संगठन होते हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं होते। कोई भी आतंकवादी संगठन रजिस्टर्ड नहीं है। आप अगर उसी के तहत चलाना चाहते हो तो फिर आप अपने आप को, फिर हमको बोलो, हम आपको आतंकवादी संगठन के लिए हम आगे लड़ेंगे। नहीं तो आप इसका तो हिसाब दो सारे। जी जी जी, अच्छा, आप समाज सेवा बड़ी गैर मामूली किस्म की कर रहे हैं, और ऐसे वक्त में जब लोग, बहुत बड़े बड़े लोग भी डर के बैठे हुए हैं। आपने एक तो ये कि आरएसएस के एक तरह से गले पर हाथ डाल दिया, गरेबान पर हाथ डाल दिया। इससे पहले आपने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब का भी के खिलाफ एक केस डाला था, जो एक्सिस बैंक वाला था। उसका क्या हुआ? उसमें उसमें क्या कुछ है? उसमें सर बात ऐसी है कि जो महाराष्ट्र के जो पुलिस विभाग के जो खाते थे, वो देवेंद्र फडणवीस सरकार के पहले नेशनलाइज बैंक से होते थे। देवेंद्र फडणवीस आने के बाद में इन्होंने 2017 में 11/5/2017 को इन्होंने एक सर्कुलर निकाला, और पुलिस विभाग के पूरे खाते वो एक्सिस बैंक की तरफ लेके गए, और जिससे अब नेशनलाइज बैंक को नुकसान हुआ। अब एक्सिस बैंक की तरफ क्यों? क्योंकि उनकी वहां पे जो पत्नी है वो वहां पे उच्च पद पर है, डायरेक्टर है, वाइस प्रेसिडेंट है। तो कहीं उन्होंने फेवरिंग दिखाया है ये सारी चीजों के लिए, है ना। और आपको बताना चाहूंगा कि जो संजय गांधी निराधार योजना होती है, जो तलाकशुदा महिलाओं को, जिनके पति नहीं होते, उनको, जो प्रोस्टिट्यूशन से बाहर आई हुई औरतों को, अपंग व्यक्तियों को जो मिलता है संजय गांधी निराधार योजना का लाभ, ये पहले ऐसा होता था, पहले पोस्ट मास्टर के जरिए मिलता था ना। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि वो बैंक अकाउंट के जरिए देना चालू किया। फिर बाद में मैंने न्यूज़पेपर में एक दिन पेपर हेडलाइन पढ़ी नागपुर में कि निराधार योजना में गोलमाल। उसमें 2 कॉलम थे नीचे में, मैंने 2 कॉलम पढ़ा तो आपको भी बताऊंगा तो आपको भी आश्चर्य होगा। उसमें लिखा था कि एक भी केस पेंडिंग नहीं, एक भी केस पेंडिंग नहीं, और ऐसे मिलता है लाभार्थी को अनुदान। अब एक भी केस पेंडिंग नहीं, तो ये किसका होना चाहिए? संजय गांधी निराधार योजना की कोई अधिकारी का स्टेटमेंट होना चाहिए। एक भी केस पेंडिंग नहीं, ये स्टेटमेंट है एक्सिस बैंक के मैनेजर का। अच्छा, क्यों? आप गवर्नमेंट के पैसे में आप कौन हो बोलने वाले? आप तो प्राइवेट बैंक के कर्मचारी हो। और मिलता है लाभार्थी को अनुदान में ऐसा था कि गवर्नमेंट एक्सिस बैंक को देती है, और एक्सिस बैंक डाइवर्ट करती है लाभार्थियों के अकाउंट में। तो इसको मिडलमैन आपने क्यों बनाया एक्सिस बैंक? आप एक्सिस बैंक के शेयर्स देखिए, देवेंद्र फडणवीस सरकार आने के पहले के और अभी के शेयर्स देखिए, लॉकडाउन के पहले के। लॉकडाउन में तो सारे शेयर धराशायी हो गए, तो आपको फर्क समझ में आएगा कि ये कहाँ पे ये कर रहे हैं। इन्होंने अपने पत्नी को कैसा फायदा पहुंचाया, यानी खुद के फायदे के लिए इन्होंने एक्सिस बैंक में अकाउंट ट्रांसफर किया। तो इसलिए मैंने केस की है, नोटिस इशू, हाईकोर्ट ने नोटिस इशू कराया इनको। अच्छा, ये बताइए कि मोहनिश जबलपुरी साहब, आपको ये सब करने की के लिए कैसे, क्यों आप
इस झमेले में पड़े हैं, अगर सादा जबान में कहा जाए। मैं झमेला इसलिए कह रहा हूँ कि आम आदमी इतनी हिम्मत नहीं कर पाता। और क्या आपको धमकियां आती हैं? क्या आपको मारने की धमकी या किसी तरह की कोई धमकी आती है? आप बिल्कुल आरएसएस के दरवाजे के सामने खड़े होकर के उनको चैलेंज कर रहे हैं। आप अपने अपने आप को कैसे, किस स्थिति में महसूस करते हैं? क्या क्या हाल है आपका? अंदर से आप कितने मजबूत हैं और बाहर से आपको कितनी थ्रेट है? सर, ये सबसे पहले अधिकार मुझे मेरे संविधान ने दिए। हमारे संविधान ने फंडामेंटल ड्यूटीज में मुझे अधिकार दिए हाँ, और मैं मेरे वो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो अधिकारों का मैं पालन कर रहा हूँ। ये अधिकार जो है, ये राइट्स है, मुझे संविधान ने दिए। और जो जो संविधान के खिलाफ जाएगा, जैसे ये असंवैधानिक संस्था आरएसएस हो, चाहे कोई आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, मैं उसके हुँ। खिलाफ हमेशा खड़ा रहूंगा। ठीक है। ये और जी। हाँ, हाँ, बची धमकी वाली बात, क्या कोई धमकी आती है आपको? सब धमकियां बहुत सारी है, जिनकी कंप्लेंट्स भी है। मुझे तो कोर्ट रूम के अंदर धमकी मिली है। हाँ, मैंने आरएसएस के खिलाफ 2 क्रिमिनल केस किए सर, जिसमें से एक बताना चाहूंगा कि ये जो अवैध शस्त्र पूजन करते, जो दशहरे के दिन पूजा करते हैं ये लोग, हाँ। दशहरे के दिन ये लोगों के पास में जो शस्त्र आते हैं, हुँ। जिस मोहन भागवत अभी पूजा करते हैं, इनके जो हुँ। प्रमुख है, मुखिया है गैंग के, जी, जी। तो ये गैंग के मुखिया मोहन भागवत जब वहां पे पूजा करते हैं, तब आप देखिए वहां पे शस्त्रों का एक जमावड़ा होता है। जी, जी। शस्त्र आप देखे होंगे अलग अलग प्रकार के होते हैं, तलवार है, भाले है, कभी कभी हमको बंदूकें भी दिखाई देती है अगर हम गूगल कर ले तो, है ना। हाँ, और हाँ, बच्चों के बंदूकें तलवारें दिखाई देती है। हम हाँ। अपने बच्चों को क्या ये दिखाना चाहते हैं, हम बंदूकें तलवारें हमारा भविष्य रहेगा, या आप बंदूकें और तलवारों के साथ खेलो, है ना। तो जी, ये जी। चीजों आरटीआई डाला कोतवाली पुलिस स्टेशन में कि ये जो आरएसएस जो पूजा करता है, वो शस्त्र का रिकॉर्ड आपके पास में है क्या? एक, हाँ, वो शस्त्र किसके नाम पे है? दो, तीसरा, जब गवर्नमेंट जब इलेक्शन अनाउंस करती है, जो तो लाइसेंसीधारी जो लाइसेंसी शस्त्र होती है उनको जमा कर लेती है, या हाँ। जिनके पास में शस्त्र होते हैं उनको वॉच पे रखती है। तो ऐसे समय पे शस्त्रों का क्या किया जाता है, इसकी मुझे रिकॉर्ड दे। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया पीएस कोतवाली ने कि हमारे पास में वो शस्त्रों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो लेकर मैं कोर्ट गया हूँ और कोर्ट ने नोटिस इशू किया है पीएस कोतवाली को, इस विषय में जवाब मांगा है। और दूसरी जो हम केस बोलेंगे, आप देखिए भारत भर में आरएसएस वाले डंडे लेके मार्च पास करते हैं। हाँ। सर, मार्च पास की जरूरत किसको आती है? हम सबसे पहले बोलेंगे मार्च पास हमारे यहाँ पे मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्स ये लोग करते हैं। ये हुँ। लोग अपनी मुक्ति का एहसास दिलाते हैं, और वो हमको, हम जो सिविलियंस है, हमको अंदरूनी हमको स्ट्रॉन्ग करते हैं कि डरो मत, ये देखो हम फोर्स के साथ में आपके साथ है। और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे जो असामाजिक तत्व रहते हैं, उनको ये लोग, यानी जो क्रिमिनल एक्टिविटी माइंड के लोग रहते हैं, उनको ये लोग डराते हैं वो मार्च पास से। तो आरएसएस जो मार्च पास करता है, क्यों करता है? डंडे लेके। और डंडे लेके करता है, तो मैंने डंडे लेके जो मार्च पास करता है, मैंने पीएस कोतवाली को कंप्लेंट किया और मैंने आरटीआई में मंगाया कि इन्होंने मार्च पास की परमिशन ली थी क्या। तो मुझे आरटीआई में रिप्लाई आया, इन्होंने मार्च पास की परमिशन ली थी। अब आप गौर करिएगा, उसमें कॉलम नंबर 4 और 5 में लिखा है कि आप लाठी काठी का उपयोग ना करें। हुँ। मराठी में लिखा है मिरवणूक का ना करें, यानी उसको आप लेके ना घूमे। ठीक हाँ। है, लाठी काठी को। और 22 नंबर में लिखा हुआ है कि आप इस चीज का तंतोतंत पालन कर रहे हैं, आप इस चीज का पूरा पालन कर रहे हैं हमारे दी हुई परमिशन का, इसलिए हम आपको ये परमिशन दे रहे हैं। हुँ। 24 नंबर में लिखा है कि अगर आप इस चीज का पालन नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करेंगे। कायदे अनुसार हम लोग आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं है, हुँ। होती है। तो मैंने उस चीज की कंप्लेंट की, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं उसको लेकर कोर्ट गया। वहां से मोहन भागवत को नोटिस भी इशू हुआ है इस चीज का। हुँ। कोर्ट ने अच्छा। नोटिस इशू हाँ, कोर्ट ने इनको नोटिस इशू। नोटिस 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 कब हुआ है मोहन भागवत जी को? ये सर 2019 में हुआ है। और उसका कोई जवाब इन्होंने दिया? सर, उसका जवाब तो ऐसा होता है कि कोर्ट में मैं इन पर्सन खड़ा रहता हूँ, और उनके उनके फेवर में आ जाते 15-20 वकील, और वही वहां पे चालू हो जाती है युद्ध वाली हाँ, स्थिति। तो सर, वो नोटिस में रिप्लाई का तो ये नहीं हुआ, मेरी वो केस उड़ा दी गई। अभी मैं उसको लेके हाईकोर्ट जा रहा हूँ। केस हाँ। में ये बोल के उड़ा दिया गया कि वो आर्म्स एक्ट में नहीं आता। लाठी जो है अच्छा। आर्म्स एक्ट में नहीं आती। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पिटीशन में मैंने कहीं पे भी आर्म्स एक्ट की बात नहीं की। मैंने तो कहा कि जो पुलिस ने परमिशन दी है, इन्होंने उसका उल्लंघन किया, उसके ऊपर कार्रवाई करो। हाँ, मेरी हाँ। कहीं आर्म्स एक्ट
आती नहीं है उसके अंदर, पर कोर्ट ने आर्म्स एक्ट बोल के वहां से ये कर दिया, वो लेके मैं भी हाई कोर्ट जाने वाला हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहरहाल मोहनिश जबलपुरी साहब, आप एक बहरहाल बड़ा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। बहुत से लोगों को आप बुरे लगते होंगे, बहुत से लोगों को आप अच्छे भी लगते होंगे, क्योंकि इस देश की खूबसूरती यही है कि हर सोच के रहने वाले को इस देश में रहने की आजादी है। कानूनी तौर पर तो आज भी है, लेकिन अब कुछ हालात ऐसे बदल रहे हैं कि लोग कुछ डरे सहमे से हैं। इतनी हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं जो आप कर रहे हैं। बहरहाल आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया और आपने अपने जो कुछ भी आरएसएस के मुकाबले में आप जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश में जो भी कानून के खिलाफ काम करता है उसको कानून को चाहिए कि जरूर सजा मिले, और वही मैं समझता हूं इस देश की गारंटी है। अगर न्यायपालिका अपना काम पूरा करे, पुलिस अपना काम पूरा करे, सही करे, तो सभी को इस देश में सुरक्षित रहने का एहसास दिया जा सके। मैं समझता हूं देश को चलाने वालों की यही जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिश जबलपुरी साहब, आपने वक्त दिया। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश होती है कि जो खबर है उसको बहुत नजदीक से समझने के लिए जो कंसर्न रिलेटेड लोग हैं वो या एक्सपर्ट्स, उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। आज आपको ये मुलाकात कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि मीडिया स्टार वर्ल्ड के अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, फॉलो करें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। मोनिश साहब, आपका भी एक बार फिर शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।